प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ़िक्र सैन्य पद्धति का अगला भाग। इसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं फ़िक्र मिफ़लों की सैन्य पद्धति। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फ़िक्र सेना का परिचय, फ़िक्र मत और सेना या उसको किस तरह जो है सैनिकों के रूप में ढाला गया, क्या-क्या कारण थे, किन-किन परिस्थितियों में उसको जो है सैनिक रूप में परिवर्तित किया गया, एक जो धार्मिक मत था। ठीक है, तो बाकी हम लोग तो जानते ही हैं औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित होकर जब हिंदू जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, उसी परिस्थिति में सिख मत की भी स्थापना हुई और उन्हीं परिस्थितियों में मराठा राज्य की भी स्थापना हुई, मराठा शक्ति की। हालांकि सिख एक जो है सिख तो पहले से ही थे, सिख एक धार्मिक मत के रूप में पहले से था, लेकिन सिखों के जो नवे गुरु थे, जब उनको इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने उनको मृत्यु दंड दे दिया, तो उसके बाद जो है उनके पुत्र अर्थात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने उनको सिखों को सैन्य संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया और उनको नाम दिया खालसा सेनाएं, जो आते आते सिख मिफलों में बदल गई। ठीक है, तो मिफलों के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिख मिफलों की लड़ाई की पद्धति, किस तरह ये युद्ध करते थे, किस तरह अपना सैन्य संगठन ये चलाते थे। पहला नंबर है सैनिक भर्ती। सैनिक भर्ती में स्वेच्छा से भर्ती, अर्थात स्वेच्छा से आने वाले हर नौजवान को सेना में भर्ती कर लिया जाता था। इनका कार्य क्या होता था? प्रमुख रूप से युद्ध करना, दूसरा कार्य लूटमार करना, धर्म प्रचार करना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। मित्रों, क्योंकि ये कोई राज्य तो था नहीं, इसलिए जो है धन की कमी या धन की जरूरतों को लूटमार के द्वारा ही पूरा किया जाता था। हालांकि लूटमार करना कोई अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता है सेनाओं की और उस समय अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार से बचाने की जरूरत पड़े तो लूटमार भी किया जा सकता है। ठीक, तो इनका जो यही कार्य होता था, प्रमुख रूप से युद्ध करना, लूटमार करना, धर्म प्रचार करना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। क्योंकि आगे बड़ी शक्ति के रूप में इसको परिवर्तित करने के लिए धर्म का प्रचार तो जरूरी था, क्योंकि धर्म के सिखों में बहुत ज़्यादा लोग तो थे नहीं, बहुत ज़्यादा सिख तो थे नहीं, जो थे उनकी शक्ति बहुत ही थी। और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली राज्य से लड़ने के लिए बड़ी सेना की जरूरत पड़ती, या फिर जब तक ये कमज़ोर थे तब तक जो है वही गुरिल्ला युद्ध कला अपना रहे थे मराठों की तरह। ठीक है मित्रों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब की ही देन थी, औरंगजेब के अत्याचारों की ही देन थी कि मराठा सैन्य शक्ति का उदय और सिखों का सैनिक रूप में परिवर्तन, या खालसा सेनाओं का उदय हम कह सकते हैं। मराठों का उदय, मराठा शक्ति का उदय और खालसा शक्ति का उदय, यानी यानी एक सिख मत जो धार्मिक मत था, वो जो है सैनिक मत में परिवर्तित हो गया। ठीक है, चलिए, इनका वेतन जो होता था, वेतन व्यवस्था क्या होती थी मिफलों की? कोई नियमित वेतन नहीं होता था, अर्थात लूट के मार को बराबर बराबर बांट लेना ही इनका वेतन था। ठीक है, क्योंकि बराबर उद्देश्य के हेतु युद्ध करते थे। मिफलों का मतलब ही होता है बराबर, तो बराबर जो है इसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। जो लूट का माल होता था वो बराबर बराबर सबको बांट दिया जाता था, आपस में बांट लेते थे, वही इनका जो है पारितोषिक हो जाता था, वेतन हो जाता था, कुछ भी मान के चलिए, जरूरत की चीजें इसी तरह लूट के द्वारा पूरा की जाती थी। ठीक, अगला है संगठन। मिफलों की मुख्य सेना जो होती थी वो घुड़सवारों की ही होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ पैदल सेना भी रखी जाती थी आवश्यकता अनुसार, जैसे गेट पर रहने वाले के लिए, और भी कोई ज़रूरत के लिए पहरेदार, चौकीदार, चपरासी, नौकर वगैरह जो भी होते थे। नौकर क्या होते थे मित्रों? इसमें जो है चौकीदार वगैरह होते थे, और पैदल सैनिकों की भी भर्ती कुछ कर ली जाती थी, ज़रूरत पड़ने पर उनका भी प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो मुख्य सेना घुड़सवारों की होती थी, जो लड़ाकू दल होता था। लड़ाकू दल घुड़सवारों की इसलिए रखी जाती थी कि क्योंकि गुरिल्ला युद्ध का जो सिद्धांत होता है मारो और भागो, और वहीं पर रहकर, भारत में ही रहकर, भारत सम्राट औरंगजेब से लड़ने के लिए अगर मारो और भागो के सिद्धांतों को अपनाया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में घुड़सवारों की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैदल सैनिक तो भाग नहीं पाएंगे। चलिए, और कुल सैन्य संख्या उस समय लगभग 60,000 से 80,000 बीच के आसपास थी। सैनिकों की सैन्य संख्या का मतलब सभी मिफलों की संख्या को मिलाकर। और घुड़सवार सेना युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती थी, पैदल सेना किलों की सुरक्षा करती थी। आ गया ना पैदल सेनाओं का वर्ग? ठीक है, चलिए, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र इनका होता था तलवार, बर्छा, बंदूक, धनुष बाण।
पहनावा क्या होता था? चुस्त पैजामा और पगड़ी। सरदार जो होते थे जंजीर नुमा कवच धारण करते थे। इसके अतिरिक्त फिर अफ्त्राण, बच्छ अफ्त्राण तथा अन्य सुरक्षा प्लेटों का भी प्रयोग करते थे। ठीक, अगर देखा जाए तो जो सरदार और प्रमुख अधिकारी होते थे वही केवल कवच का प्रयोग करते थे, बाकी इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी। हाँ, जरूरत पड़ गई, कुछ ज़्यादा हो गया तो अन्य सैनिक भी कोई सिर पर वो पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, सिर पर जो है लोहे का टोप पहन लिया और सीने वगैरह पर जो है लोहे की प्लेटें लगा लिया। तो जब जो जितना हो पाता था उतना करते थे। युद्ध कला, छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध कला। भाई प्रारंभ में वही था कि कम सेनाओं द्वारा अगर बड़ी सेना से लड़ना है तो छापामार युद्ध कला अपनाना ही होगा, वही शिवाजी वाली युद्ध कला। ठीक है, यानी छापामार युद्ध कला या गुरिल्ला युद्ध, शिवाजी की ही युद्ध कला को ही अपनाया इन्होंने। अचानक आक्रमण करके चारों ओर भाग जाना। समरतंत्र वही थे, गुरिल्ला समरतंत्र छल बल कपट धोखा आश्चर्यचकित करना गतिशीलता पर ही संपूर्ण क्रिया आधारित होती है गुरिल्ला युद्ध, क्योंकि मारो और भागो, और इतना तेज भागो कि शत्रु पकड़ ना पाए। अगर शत्रु ने पकड़ ही लिया तो मारे और भागने का मतलब ही क्या रहा, तो आप भाग कहाँ पाए। अगला है घुड़सवार सैनिक घोड़े की पीठ पर बैठकर धनुष बाण चलाने में कुशल थे। भाई पैदल सेना अगर पैदल का प्रयोग करेंगे तो भाग नहीं पाएगी। अगला है कर। सिख जो होते थे धन की पूर्ति, मान लीजिए एक तो लूटमार करते थे और अधीन राजा कोई होते थे जिनको जीत कर उनको दे दिया जाता था उनका राज्य, तो उनसे एक कर लेते थे, टैक्स लेते थे, जिसे राखी कहा जाता था। ठीक, सिख धन की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों से कर मांगते थे, जिसे राखी कहा जाता था। पड़ोसी राज्यों का मतलब एक प्रकार से सुरक्षा, मान के चलिए सुरक्षा टैक्स, या मान कर चलिए कर कहते हैं जिसको सामंती राजा जैसे होते हैं। यदि राजा धन देने से इनकार करते थे तो सिख उन पर आक्रमण करके पशुओं तथा निवासियों को बंदी बना लेते थे और धन मिल जाने पर छोड़ देते थे। ठीक है, हालांकि इनकार तो जल्दी नहीं करते थे, कभी कभी परिस्थिति हो जाती थी, उनको लगता था कि सिख हमसे नहीं ले पाएंगे, तो ये वहां पर आक्रमण करते थे राज्यों पर, कुछ निवासियों को बंदी बना लेते थे, कुछ घोड़ों वगैरह को, घोड़े हो गए, गाय हो गई, इन सबको बंदी बना कर रख लेते थे और पैसा जितना मांगते थे, क्योंकि नाम मात्र का बेचारे कर भी लेते थे, ज़्यादा तो लेते नहीं थे कि राजा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। ठीक है मित्रों, तो ये बहुत लंबा नहीं है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के सुधार अगले भाग में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत ईजी सा ये चैप्टर है मित्रों, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको मन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए खुश रहिए।